नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले समय में निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिकल फैक्टर देखेंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। ये जो निफ्टी का आपके सामने डेली का चार्ट है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो क्लोजिंग हो रहा है वो क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल पर हो रहा है। जब हम लोगों ने मार्च अप्रैल महीने में लो लगाया था, वो लो के बाद जब मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया तो आज के दिन में जो क्लोजिंग हुआ है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे हुआ है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। तो अभी इकोनॉमी में थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ इकोनॉमिक फैक्टर को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है जीडीपी का। तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी के आंकड़े खराब आने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है Q4 के रिजल्ट का। तो Q4 के रिजल्ट जो बड़े कंपनीज़ हैं, निफ्टी 50 के कंपनीज़ है, उनके Q4 के रिजल्ट जो अनुमान थे वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं। और Q1 के जो रिज़ल्ट आएंगे वो तो बिल्कुल ही ख़राब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्च के एंड में ही हम लोगों ने लॉकडाउन चालू किया हुआ था और अप्रैल मई में कंप्लीट लॉकडाउन होने के कारण लिटरली उनका जीरो सेल हुआ है। तो क्वार्टर एंड के जो रिज़ल्ट आएंगे वो क्वार्टर एंड के रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही खराब आने वाले हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है मोरिटोरियम का। तो जो लोन मोरिटोरियम का इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे लोन मोरिटोरियम के इशू में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दिया हुआ है। उन्होंने अपना डिसीजन पेंडिंग रखा है। तो जब तक उनका फाइनल हियरिंग नहीं आता तो तब तक बैंकिंग में किस तरीके का इम्पैक्ट होगा ये भी हम लोग नहीं बता सकते। फिर उसके बाद चौथा फैक्टर आता है एजीआर मामले का। एजीआर मामले का जो हियरिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो एजीआर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया है। ये दोनों फैक्टर सुप्रीम कोर्ट के जो अंडर आते हैं, इसमें वेटिंग है अभी। फिर पांचवा फैक्टर आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी बॉर्डर के ऊपर टेंशन चल रहा है, उसका अगर फर्दर इस्केलेशन होता है तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर इस्केलेशन नहीं होता, मैटर यहाँ पे क्लोज होता है, तो उसका मार्केट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। फिर उसके बाद लास्ट फैक्टर आता है कोरोना का। तो दिन ब दिन जो है वो कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक उसके लिए कोई फाइनल दवा हमारे पास आई नहीं है। तो ये कोरोना का इशू कितने दिन तक रहेगा वो पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में उसके कारण बनी रहेगी। तो ये जो 6 पॉइंट बताए मैंने, ये 6 पॉइंट इकोनॉमी के लिए निगेटिव है। अगर इतने सारे पॉइंट निगेटिव है फिर भी अपना मार्केट कंटिन्यूसली अप क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी जो है इंडिया का, वो ज़्यादातर यूएस मार्केट को फॉलो करता है। अगर यूएस मार्केट में हम लोग ये डाउ फ्यूचर का अगर चार्ट देखते हैं, तो ये डाउ फ्यूचर के चार्ट के ऊपर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके का मूवमेंट डाउ फ्यूचर में हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरीके का रिप्लिकेशन अपने मार्केट में भी हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से डाउ फ्यूचर चलता है उसी तरीके से इंडियन मार्केट भी चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर आया है। और ये जो क्रूशियल पॉइंट था, ये क्रूशियल पॉइंट को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउ फ्यूचर भी अभी भी कम्प्लीटली अप ट्रेंड में ही है। अभी यूएस इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएस इकोनॉमी में पहली बात है कि उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो रिसेशन के फेज़ में चल रहे हैं। 1946 के बाद उनके पास अभी सबसे बड़ा रिसेशन चल रहा है, ये ऑफिशियली वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा ये है कि कोरोना के दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस यूएस में पाए गए हैं और हर दिन वो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज़ उनके कंट्री में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और चौथा फैक्टर जो है वो लॉकडाउन उन्होंने कम्प्लीटली उठाया नहीं है। उनके कुछ स्टेट में, कुछ शहरों में लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू है।
तो इतने निगेटिव फैक्टर होने के बावजूद भी ये जो मार्केट है, यूएस का मार्केट, ये अब जा रहा है। इसके पीछे का रिजल्ट है इलेक्शन। आने वाले 4-5 महीने के अंदर यूएस मार्केट में इलेक्शन होने वाला है। तो उसकी वजह से उसके गवर्नमेंट का एक इंटेंशन रहेगा कि कुछ भी तरीके के उपाय यूज करके मार्केट को अपसाइड रखने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ये बताता है अगर रिसेशन के बाद इलेक्शन होता है तो रिसेशन के बाद इलेक्शन होने की वजह से जो रूलिंग पार्टी है उनकी सत्ता वहाँ से चली जाती है। ये उनके कंट्री का हिस्ट्री है। तो ट्रम्प गवर्नमेंट का ये पर्याय रहेगा कि कुछ भी करके, कितने भी इकोनॉमिक पैकेज देके मार्केट में तेज़ी को जो है वो तेज़ी को वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो उसकी वजह से ये जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें दिखा रहे हैं। और अगर आप चार्ट को एनालाइज करोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा जिस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में भी बताया था, जब मार्केट हायर हाइज बनाते जाता है और हायर लोज बनाते जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग पहला कंक्लूजन ये निकालते हैं कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड बना हुआ है। अभी ये जो अप ट्रेंड बना हुआ है ये कब तक सस्टेन हो सकता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर की लेवल पर कहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट ने टॉप बनाया था, ये टॉप आपको एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस लेवल 1। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप एज ए रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन 2। तो ये लेवल को मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट डिसिसिवली ब्रेक करता है विद द वॉल्यूम तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से तो ये लगता है कि कुछ दिनों के लिए मार्केट में अप ट्रेंड बरकरार रह सकता है। तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी यूज़ करता हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये टेलीग्राम के फ्री चैनल में मैं इंट्राडे के फ्री सिग्नल्स देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का सिग्नल दिया था, वहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी बीच बीच में मैं बता देता हूँ। और जो सिग्नल मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ उसी सिग्नल के ऊपर मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ। और मेरे खुद के अकाउंट का मैंने यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है जहाँ पे ऑलरेडी 38,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये चैनल को ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से YouTube के ऊपर अपना एक चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। ये चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके चाहिए तो वो स्टॉक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो टेक्निकल एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।